प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं की गणित के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बताना इतना आसान नहीं होता जितना 10th के लिए होता है। उसकी वजह ये होती है कि 10th में तो प्रश्न लगभग सेम टू सेम आ जाते हैं, लेकिन कक्षा 12वीं के लिए जो गणित के प्रश्न होते हैं वो सेम टू सेम नहीं आते, बल्कि एक पैटर्न पर आधारित होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसे सभी प्रश्नों को बताने जा रहे हैं कि यदि आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि अक्सर करके यही प्रश्न आते हैं और यदि ये प्रश्न ना आए तो इनसे मिलते जुलते ही प्रश्न आते हैं, यानी इनको करने के बाद आपको वे सभी प्रश्न करने की भी क्षमता विकसित हो जाती है जो प्रश्न पेपर में आते हैं। तो आप इन प्रश्नों का अच्छे से सीख करके अभ्यास कीजिएगा तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको मिल सके इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिएगा, क्लास 12th की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्लेलिस्ट बनी है, फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी है, प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट बनी है। आप ही का चैनल है, आप ही के लिए वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अध्याय 1 संबंध एवं फलन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जो ब्लूप्रिंट है वो आपका लगभग सेम है सभी जगह का, तो इससे आप भ्रमित ना हो, इसलिए मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के सभी प्रश्न चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। तो सही विकल्प में देखिए, इसमें रेड कलर से चिन्ह लगे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है, उन पे हमने जो आंसर है वैसे टिक भी लगा दिए हैं और आंसर लिखे हुए हैं। तो इसका देखिएगा, इसमें दूसरा और फिर इसके बाद तीसरा ये वाला, ठीक है। तीसरा के बाद फिर चौथा f(x) = 5x द्वारा प्रदत्त फलन है ना, FR2R में मतलब कौन सा फलन रहेगा, तो एक आच्छादक फलन है ये। तो ये इसके आंसर लिखे हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को रोक करके आप अच्छे से समझ करके प्रश्नों को टिक कर लीजिएगा और हल कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा रिक्त स्थान की पूर्ति में, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में आपको ये तीसरा प्रश्न देख लेना है ना। 1 नंबर के प्रश्न तो कुछ भी आ जाते हैं, फिर भी हमने ऐसे प्रश्न देखे हैं जो अक्सर करके हमको पेपर में देखने को मिले हैं। इसके बाद अपन देखते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा आप दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। इष्टमान फलन क्या है। अब आप कहेंगे सर इनके आंसर, तो अभी सेकंड पेज पर देखते हैं। यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं ये, ठीक है ना। सभी के उत्तर 1 से लेकर के ये 5वें 6वां तक के ही आंसर दिए गए हैं, बाकी एक शब्द वाली ये है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक में आते हैं। तो इसमें पहला देखिएगा, ये पूरा इसका हल है, ठीक है ना। आप अभ्यास करेंगे बनेगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये पूरा उत्तर आपको बता दें, यहाँ तक ये पूरा है ना, यही सिद्ध करना यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा प्रश्न देखिएगा, ये थोड़ी सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर पे आ सकता है, 3 या 4 अंक में, है ना। ये माना कि एक n प्राकृत संख्या है। इसमें पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम लग जाएगा, आप देखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। तो ये इसका आंसर यहाँ से शुरू हो, स्वतुल्यता, सम्मितता, संक्रामकता ये सिद्ध करने के लिए होता है। और जब 3 पॉइंट सिद्ध हो जाते हैं तो संबंध क्या हो जाता है, तुल्यता संबंध, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर ये देखिएगा, ये पूरा मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक इसका ये आंसर है। अब वीडियो को रोक करके अभ्यास कीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये 6वां प्रश्न देखना है आपको। इसमें सिद्ध करना है कि फलन एक आच्छादक है ना, और साथ साथ इसके औचित्य का कारण भी देना है, मतलब क्यों है एक आच्छादक, है ना। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर आकर के अतः f एक फलन है, यहाँ हुआ। अब इसका आगे का भाग सेकेंड पेज पर है। अब आगे यहाँ देखिएगा, यहाँ आपने अभी एक तो सिद्ध किया, अब यहाँ पर आपको सिद्ध करना होगा कि फलन आच्छादक है। तो यहाँ से आगे नेक्स्ट है इसमें, और यहाँ पर देखिएगा कि अतः f एक आच्छादक फलन है। तो एक आच्छादक फलन हुआ क्योंकि एक आपने सिद्ध किया था और यहाँ पर आच्छादक हो गया। तो इसको आपको यहाँ तक ये पूरा करना, ठीक है। इसके बाद ये देखिएगा 8वां क्वेश्चन है ना, इसमें सिद्ध करने के लिए पूछा गया है कि ये कौन सा संबंध, तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए।
तो ये पूरा यहाँ दिया गया है प्रश्न, इसका आंसर ये है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के सिलेबस के हिसाब से ये प्रश्न हमने पिछले साल के जो अभ्यास सेट दिए गए थे उसमें से देखे हैं, ठीक है। तो ये आया है 2-3 सेटों में, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक है, अब कहाँ तक, ये यही सिद्ध करना है, यहाँ तक है, ठीक है ना। ये बहुभुज त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद ये 9वां क्वेश्चन भी कर लेना है ना। इसमें जो संबंध है वो स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है, इसकी जांच करना है, ठीक है। एक एक पॉइंट की जो फलन जो दिया गया है, संबंध दिया गया है आर, है ना, ए से बी के बीच में जो संबंध है उसकी जांच करना कि वो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है कि नहीं। तो यहाँ देखिए स्वतुल्यता की जाँच हो गई, है ना, यहाँ सममितता की जाँच हो गई, और आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर ये संक्रामक संबंध भी नहीं है, यानी तीनों पॉइंट की जांच हो गई, ठीक है। फिर 10वां देख लीजिएगा, है ना, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय संबंध बराबर है, तुल्यता संबंध है ना। तो यहाँ पर इसकी ये जांच की गई है, एक एक पॉइंट स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तीनों पॉइंट संतुष्ट होंगे तब जा कर के R1 कौन सा संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ तक आपको ये करना है, ठीक है। इसके बाद छोटा सा क्वेश्चन है 11वां भी देख लेना है ना। 11वां क्वेश्चन 2022 में भी आया, सन भी डले हुए हैं, देख सकते हैं आप, और ये जा कर के ये 12वां भी कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 13वां और 14वां क्वेश्चन भी कर लेना है, ठीक है। छोटे प्रश्न 2 नंबर के हिसाब से ये आ जाते हैं, 2023 में भी आए थे, यानी पिछले वर्ष भी आ चुके हैं प्रश्न, ठीक है। अब देखते हैं अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो सबसे पहले है सही विकल्प। तो सही विकल्प बहुत सारे हैं, उसमें से 6वां 7वां ज़्यादा IMP है, ठीक है। इनके आंसर यहाँ टिक लगे हुए हैं और यहाँ आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ ले तो अच्छी बात है, पर इसमें जो ज़्यादा चांस लग रहे हैं इसमें दूसरा वाला, और ये आखिरी का ये 8वां, ठीक है, दूसरा और ये 8वां, और इनके आंसर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक शब्द एक वाक्य में आप देखिएगा 7वां क्वेश्चन भी, और इनके आंसर यहाँ पर ये सबके दिए हुए हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपन यहाँ पर ये मतलब 2 नंबर के हिसाब से जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको ये तैयार कर लेना है। पहला के अंतर्गत ये तीसरा और चौथा, ठीक है ना, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो इनके आंसर मैं बता रहा हूँ, ये तीसरा और चौथा इनके आंसर है। तीसरा का आंसर ये है, चौथे का आंसर ये है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले अभ्यास करें फिर मिलाएं, है ना। प्रश्न पहले देख ले, फिर अधिकांश तो आपसे बनते होंगे, है ना। तो अभ्यास कर लीजिएगा, फिर इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप ये जो सिद्ध करने वाला प्रश्न दूसरा आपको देख लेना है, 2023 में भी आया था दूसरा। फिर तीसरा जो है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा ये देखिएगा, छोटा क्वेश्चन है इसमें, ये तीसरा, तो दूसरा तीसरा यहाँ देखना है। और यहाँ पर ये 7वां प्रश्न देखना है, मतलब 6वां 7वां एक जैसे है ना, थोड़ी सा अंतर है, वो ज़्यादा मतलब मैथमेटिक्स ही है, तो 7वां ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, 7वां कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में ये E नंबर का जो दिया है इसको सिद्ध करना, cos इनवर्स 12/13 बराबर tan इनवर्स 5/12, इसको सिद्ध करना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर 10वां प्रश्न देखिएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई, ये सिद्ध करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हल किए यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पर आगे है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये राइट हैंड साइड पाई आ गया, ठीक है ना। तो ये सिद्ध करने के लिए था। फिर इसके बाद देखिएगा 11वां क्वेश्चन है ना, इसमें k का मान याद करना, k बराबर 3 आया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11वां के बाद आपको ये देख लेना है, ये 12वां क्वेश्चन देखना है। 12वां क्वेश्चन, तो x बराबर 1/5 ये आंसर आया इसका। फिर यहाँ पर ये 15वां सवाल देख लीजिएगा, है ना, इसमें सिद्ध करना है tan इनवर्स 8/15, ये तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले, राइट हैंड साइड आ गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं आप, ये 17वां सवाल देखिएगा आप, है ना, सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, है ना, 2022 में आया था। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो हमने सिर्फ ये सेलेक्ट किया इसमें कि कौन कौन से टाइप के ज़्यादा आते हैं ना, तो और ये पेपर में आए भी हुए हैं एक्चुअली, तो इनका आप अच्छे से अभ्यास करना, सीख करके अभ्यास करना, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, प्यारे विद्यार्थी, बोर्ड परीक्षा में सरल क्वेश्चन आते हैं, सरल और मतलब बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, तो उस हिसाब से आपको देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं विद्यार्थी अध्याय 3 अवयव मैट्रिक्स। तो इसमें देखना है आपको, वस्तुनिष्ठ आप देखेंगे कि हर बार नए नए से आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव बहुत बन रहे हैं, पर क्या ये सभी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, है ना, तो इसलिए वस्तुनिष्ठ आपको ये सभी पढ़ लेना है इसके। तो ये आपको दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आगे देखिएगा चौथा, पाँचवा, और ये छठवा, सातवां, ठीक है, और ये आठवां, और टिक लगे हुए हैं वैसे, फिर भी आप आंसर इससे यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में आपको देख लेना तीसरा, चौथा, इनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। और सत्य असत्य में यहाँ पर आपको देख लेना ये छठवां क्वेश्चन, ठीक है ना, छठवां, ये छठवां जो कि सत्य है, ठीक है। और फिर इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में आपको देखना है। तो इसमें एक शब्द एक वाक्य में आप देख लीजिएगा ये तीसरा और छठवां, ठीक है ना, ये तो इनके आंसर यहाँ पर ये लिखे हुए, ठीक है ना। फिर यहाँ चौथा सवाल देखना है, ए अवयव बी अवयव, तो इसका इंटू करना है ना, गुणा करना है। तो अवयव का गुणा तो सरल है, 2 नंबर पे आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको छठवां प्रश्न देखना है, ये एक्स अवयव दिया है और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। ये एक्स प्लस वाई बराबर इतना और एक्स माइनस वाई बराबर इतना समीकरण जैसे हल करना है। तो इसका आपको उत्तर यहाँ पर ये पूरा आपको आंसर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न करना है, इसमें भी इंटू है करने के लिए, है ना, ये भी आया है 1-2 बार। और फिर ये 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन इस टाइप से बहुत आते हैं, आप देख लीजिएगा, है ना, मतलब एक अवयव ए दे दिया जाएगा, फिर एक समीकरण टाइप से आएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए ए स्क्वायर, तो ए का ए में गुणा करेंगे 5a, ए में 5 का गुणा करेंगे, फिर आई अवयव में 7 का गुणा करेंगे, फिर इसमें मान भर देंगे और इसको ले आएंगे। तो यहाँ तक है, ठीक है। आगे है इसके बाद पूरा आप ये देखिएगा 5a निकल गया, यहाँ पर ये सब 7i निकल गया, और फिर इसमें आपने ये सब के मान भर दिए, और ये आगे 0 अवयव है ना, तो ये 0 अवयव आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको करना, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। इसके बाद यहाँ पर फिर ये 17वां प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें ये अवयव दिया है, तो a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू सारणिक a इंटू आई अवयव है ना, तो इसको मान भरेंगे सब निकाल करके और ले आएंगे, यहाँ तक सिद्ध करना, यही सिद्ध करना था। इसके बाद ये 18वां क्वेश्चन देखना है आपको, है ना, एक वर्ग अवयव सिद्ध करना कि एक वर्ग अवयव एक लांबिक अवयव है, तो इसको सिद्ध करना, यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ये 19वां भी देखना है, 19वां क्वेश्चन कि ए अवयव इतना दिया, बी अवयव दिया है, तो ए इंटू बी करके फिर उसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ तक है, ये ए इन्वर्स निकला हुआ, ठीक है, यहाँ तक ए बी का इन्वर्स निकला हुआ, ठीक है। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा करके लिखना है, तो ये आंसर है इसका 2 नंबर पे आ सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर इसलिए बताए जा रहे हैं आपको क्योंकि अभ्यास करेंगे तो हो सकता है कोई क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उसका आंसर भी आप अच्छे से चेक कर सकें। इसके बाद ये 25वां यहाँ पर देख लीजिएगा, है ना, और 25वां के बाद फिर यहाँ पर ये 26वां क्वेश्चन आपको देख लेना, ये 26वां क्वेश्चन, ठीक है ना, ये इसका आंसर है, यहाँ तक सिद्ध मतलब लाना था, ठीक है। इतना आप 25वां 26वां देख रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आपको ये दूसरा तैयार कर लेना है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। एक्स का ये आया 2 और वाई बराबर 9 आया, ठीक है ना, यहाँ तक करना है। इसके बाद फिर दीर्घ उत्तरी में ही ये चौथा क्वेश्चन तैयार करना है ना, ए और बी के मान दिए हैं, तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये सिद्ध करना है। तो इसका यहाँ तक इसके आगे है, इसके आगे यहाँ से आपको करना है, यहाँ पर आकर के यही सिद्ध करना तक ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद अवयव विधि से समीकरण हल करने के लिए आता है। यहाँ ये 3 चर वाले समीकरण है, 3 दिए रहते हैं समीकरण, इनको हल करना होता है, ठीक है। तो ये आंसर है। वैसे इसमें 2 समीकरण 2 चर वाले भी आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। वो अगर आपसे ये बन रहा है तो बन ही जाएगा, है ना, तो इसलिए हमने इसको बताया कि इसका अभ्यास कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको इसमें सबसे पहले सेकंडर्स निकालना पड़ता है पूरा, यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे ये है, तो यहाँ पर सब मान A11 A12 सब के मान भर करके एडजॉइंट निकल आया। फिर ये सूत्र आपने लगा दिया तो A इनवर्स निकला, और फिर इस फार्मूले पर
मान भर करके आपका ये आंसर, यहाँ पर ये आंसर आ गया, है ना। x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं अध्याय 4 सारणिक डिटर्मिनेंट्स, जिसमें देखते पहला और ऑब्जेक्टिव टाइप में पहले नंबर का, और फिर इसमें देखना है आपको ये चौथे नंबर का, ठीक है। चौथे नंबर के बाद फिर ये छठवा और ये सातवां, और इनके आंसर यहाँ पर ये दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में, तो ये छठवा, तो छठवे का उत्तर यहाँ पर आया है 1, ठीक है ना। ये और ये चौथा भी देखना है आपको, चौथा भी देख लीजिएगा, इसका उत्तर 0 आया है, ठीक है। क्योंकि ये गुणित 1 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0, ठीक है ना। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो इसका 16वां देख लेना है ना। ये वाला क्वेश्चन 16वां, इसका उत्तर 9 आएगा। फिर इसके बाद इसमें देख लेना है 19वां, तो 19वां ये वाला, तो इसका उत्तर आएगा 0। और फिर इसमें देख लेना है ये 24वां, तो 24वां का cos 2x आ जाएगा, ठीक है ना, सूत्र ही बन जाएगा इसका, ठीक है। इतना करना है। फिर दीर्घ उत्तरी में चूँकि सारणिक से बड़े नंबर के प्रश्न बनने की ज़्यादा उम्मीद है ना, तो यहाँ पर पहला देख लेना है आपको, ये सारणिक को हल करना है ना। तो यहाँ इसका हल जो आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा x का मान, ये x के मान निकल करके आएंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है। फिर दीर्घ उत्तरी में ही यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने, जिसके शीर्ष दिए गए हैं, तो सिर्फ ये सूत्र में मान भर देंगे आप और उत्तर निकल आता है। तो इसका आंसर आ जाता है ये आ जाएगा 30.5, ठीक है ना। यहाँ तक ये आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद सारणिक में ही 5वां क्वेश्चन तैयार कर लेना है ना, ये वाला। तो इसमें इसका जो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए इसमें पूछा गया है, ये यहाँ तक है ना। अब इस रेखा का समीकरण ये है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपको, तो इसमें k का मान ज्ञात करने के लिए यानी छठवां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन ये सूत्र लगा, इसके आगे है, इसके आगे यहाँ पर ये, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें मान भर दिए पर ने, इसको हल किए तो k का मान आ जाएगा यहाँ पर k बराबर 0 और 8, ठीक है। इसके बाद इसको भी देख सकते हैं आप, एक सारणिक दिया रहेगा, उसके उपसारणिक सेखंड सब लिखने के लिए आता है। तो पहले सभी के उपसारणिक निकालते हैं, M11 M12 इस टाइप से पूरा ये निकालते हैं। ये सब निकाल दिए, सभी के M निकल गए, है ना, सभी के उपसारणिक निकल गए। तो सभी के क्या निकाल देते हैं, सहखंडज, है ना। A11 A12 A13 21 22 23 पूरा ये निकाल देते, यहाँ तक ये आंसर है। यद्यपि ये सरल है क्वेश्चन, थोड़ी बड़ा है तो हो सकता ना आए, पर पहले आता था इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखते हैं अध्याय 5 का ए सांतत्य एवं अवकलनीयता। तो सही विकल्प में आपको पहला देख लेना है, पहले का ये सी है आंसर, और इसमें फिर छठवा देखना है, छठवा ये है ना, सतत लेकिन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना में 10वां देख लेना आपको, 10वां 11वां 12वां ये इनके खाली स्थान हमने यहाँ पर भर दिए हैं और यहाँ आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करने में ही आगे दिया गया है, तो इसमें आपको बी नंबर का जो दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति करने, उसमें तीसरा और पाँचवा, ठीक है, यहाँ भर दिए हमने, पर इनके आंसर यहाँ भी दिए गए, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पहला प्रश्न छोटा 2-2 नंबर के हिसाब से पहला, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन आपको देखना, तीसरा क्वेश्चन ये वाला, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सेटों में आया है ना, सांतत्य की जांच करने के लिए। तो इसका आंसर यहाँ से है, ठीक है, पूरा ये देखिएगा, यहाँ पर यहाँ तक है सांतत्य की जांच। इस प्रकार x = 0 पर फलन f(x) सतत है, ठीक है। चौथा सवाल कि सिद्ध कीजिए कि फलन f एक बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह फलन सतत भी होगा, ठीक है। एक प्रकार से थ्योरम है, प्रमेय है, ये वाला आपको सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक है, ठीक है, इसको आपको कर लेना, कहाँ तक है, यही सिद्ध करना था, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद इसका 7वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, इसमें लिखा कि फलन सतत है, ये फलन इस प्रकार से जो परिभाषित है, तो k का मान ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इन प्रश्नों को निकालने के उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी है। आपके पुराने पेपर्स देखे, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, आपका प्रश्न बैंक है ना, ये सब चीज़ें जा कर के अभ्यास प्रश्न,
तब जाकर के हम ये आपको ये प्रश्न बता पा रहे हैं, है ना। पैटर्न तभी समझ में आता है पेपर का, तो यहाँ तक इसको करना है, ठीक है ना। इसके बाद 10वां देखिएगा, x के सापेक्ष x की घात x का ये अवकलन करने के लिए कहा गया है। यद्यपि इस टाइप के क्वेश्चन आगे भी आएंगे, तो ये 10वां है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप चाहें तो इसको 11वां भी कर सकते हैं, उतना नहीं है, पर ये 2020 में आया था इसलिए बता रहा हूँ। और इस टाइप से आपने पहले किया भी है, ठीक है ना, पहले जैसा ही ये पूरा सवाल यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक आपको ये करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको 13वां क्वेश्चन देखना है। 13वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, तो अवकलनीय नहीं है ये जांच करने के लिए कहा गया 13वां। और इसके बाद ये 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन ये जो दिया है इसको करना है, ठीक है। तो इतना यहाँ पर है पूरा यहाँ तक। अब यहाँ देखिए दाईं सीमा बाईं सीमा और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों बराबर है, इसलिए फलन सतत है, ठीक है ना। इसके बाद 15वां क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिएगा, मतलब इसमें अवकलनीयता की जांच करने के लिए, तो फलन अवकलनीय नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं अध्याय 5B यानी अवकलन, है ना। तो इसमें पहला प्रश्न ही करना है, पहला प्रश्न कर लीजिएगा, पहला प्रश्न, ठीक है। अवकल गुणांक ज्ञात करना, तो इसका यहाँ तक है, सरल एकदम। बाद इसका शेष भाग यहाँ पर ये जो दिया है यहाँ तक हो गया, ठीक है, अवकल गुणांक ज्ञात हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये 8वां क्वेश्चन आपको देख लेना है। dy/dx का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर इतना दिया है, x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। आंसर आ गया यहाँ dy/dx बराबर माइनस कॉट थीटा, ठीक है, यहाँ तक करना है। इसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है। y बराबर इस टाइप से फलन दिया, तो मतलब डबल डिफरेंशियल करना इसका आंसर यहाँ पर आ गया, यहाँ तक करना, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। इसके बाद आपको ये प्रश्न 5वां 5 का ए ये वाला प्रश्न आपको देखना है ना, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ तक आपको इसको करना, कहाँ तक, यहाँ तक ही पूरा हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, यही सिद्ध करना है। इसके बाद फिर 6वां क्वेश्चन भी ये वाला, साइन इनवर्स 2x/1 + x² का x के सापेक्ष अवकलन करना, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको करना, ठीक है। इसी अध्याय में 7वां प्रश्न, ठीक है, 7वां प्रश्न ये वाला, तो इसको मतलब dy/dx अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो इसका आंसर यहाँ पर dy/dx यहाँ तक करना है। 10वां क्वेश्चन है ना, इसमें भी dy/dx ज्ञात करना है, x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक करना, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं अवकलन में ही, तो 14वां सवाल, 14वां क्वेश्चन कर लेना है। फिर यहाँ पर देखना आपको ये 14वां के बाद ये 15वां क्वेश्चन, ये पहले बहुत आते थे, है ना, अभी भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार 14वां 15वां आप देख रहे हैं कि आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सब इसी टाइप में है, तो 14वां और 15वां कर लीजिएगा, फिर विधि सीख करके आप बाकी सब इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपको देखना है ये 16वां क्वेश्चन, फिर 17वां क्वेश्चन, 16वां के बाद 17वां का पूरा आंसर यहाँ तक है, ठीक है। फिर ये 19वां देख लीजिएगा, है ना, 19वां में dy/dx निकल करके 1/2 आता है, यहाँ तक, ठीक है ना। दीर्घ उत्तरी में जाकर के चौथा क्वेश्चन ये देखना है ना, ये निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, यही सिद्ध करना था। फिर यहाँ पर ये 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, x के सापेक्ष log x की घात cos x का अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए, तो उसमें dy/dx जो निकलेगा तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये 10वां क्वेश्चन tan इनवर्स x, और इसका अवकलन जो पूरा ये लिखा फलन, इसका tan इनवर्स x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए इसमें किया जाता है, तो ये सूत्र लगता है और इसका उत्तर 1/2 आएगा। फिर इसी में दीर्घ उत्तरी में 12वां क्वेश्चन देखना है, ये वाला, ठीक है, तो इसका ये पूरा हल है, और कहाँ तक है, यही सिद्ध करना यहाँ तक, ठीक है ना। ये dy/dx ये करके प्लस करके इतना दिया, यहीं तक आपको सिद्ध करना है। इसके बाद यहाँ पर 15वां क्वेश्चन देखिएगा। प्यारे विद्यार्थी, एक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इतना तो कम से कम कर ही लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। ये देखिएगा, इसका आंसर यहाँ तक है, ठीक है ना। फिर ये है 17वां क्वेश्चन, ठीक है ना,
तो इसको इसका जो आंसर निकल कर के आ रहा है ये आता है। ठीक है, यहाँ पर dy1/dy2 है, y यहाँ पर नहीं लिखा था, d नहीं लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना है। ये 2023 में आया था प्रश्न। अब देखते हैं अध्याय 6 अवकलज के उपयोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन सही विकल्प में, इसका आंसर आ जाएगा 12 पाई। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका छठवा, इसमें 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड ये आंसर है। फिर इसके बाद है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो इसमें आपको ये तैयार कर लेना है, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवा, है ना। इसके आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और आंसर यहाँ दिए भी हैं, आप मिला सकते हैं। अवकलज के अनुप्रयोग में दूसरा क्वेश्चन, दूसरा के बाद ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ ये चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें वर्धमान, ह्रासमान वगैरह ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ तक हो गया है पूरा, ये यहाँ तक आंसर हो गया। ठीक है, ये इसके बाद ये 19वां प्रश्न देख लीजिएगा, है ना। ये मतलब इसमें त्रिज्या किस दर से क्षेत्रफल बढ़ रहा है वृत्त का, ये ज्ञात करना है। फिर इसके बाद है ये 7वां क्वेश्चन घन वाला, है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना। तो ये यहाँ तक है। इसके बाद आगे है, आगे यहाँ पर देखिएगा, ये इस साइड पर ये, तो यहाँ पर आकर के पूरा होता है। ठीक है ना। इसके बाद फिर यहाँ पर ये 10वें का ए करना है ना। यहाँ पर ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, बिंदु ज्ञात करना मतलब कहाँ पर फलन लिखा, वे अंतराल ज्ञात करने के लिए पूछा है जिन पर फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। तो ये 10वां हो गया। 10वें का ही सी आपको कर लेना है ये वाला, और 10वें का ये मतलब 11वां क्वेश्चन ये वाला, इसको पूरा करना है। कहाँ तक है ये पूरा, ये 11वां क्वेश्चन यहाँ तक है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसका 14वां क्वेश्चन। फिर यहाँ पर ये देखिएगा 16वां क्वेश्चन करना है, ये यहाँ तक है 16वां क्वेश्चन, और इसका शेष जो था यहाँ पर हमने लिख दिया है। यहाँ देखना है आपको, ये 17वां क्वेश्चन कर लेना है। 17वां के बाद फिर यहाँ पर ये 18वां क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 18वां क्वेश्चन ये। ठीक है, इसे देख लीजिए कि sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान √2 होता है, ये यहाँ तक है। इसके बाद थोड़ी सा 1-2 लाइन और है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर ये पूरा है, यही सिद्ध करना था कि यहाँ तक है। ठीक है ना। अब 21वां प्रश्न देखना है आपको, 21वां ये पूरा है, यहाँ तक उत्तर है इसका पूरा। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये 22वां क्वेश्चन भी आपको देखना है, ये वाला 22वां क्वेश्चन। इस प्रकार से यहाँ पर अवकलन वाला पूरा भाग पूरा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ से देखते हैं अध्याय 7 समाकलन। ठीक है, सही विकल्प में तो विशेष नहीं लग रहे थे हमको कौन से हैं, क्योंकि हर बार नए नए प्रकार से आ रहे थे। लेकिन यहाँ से हमने देखे हैं कि यहाँ से सही जोड़ी हमेशा आती है ना, आपने भी देखा होगा। तो सही जोड़ी में ये पूरी ये आपको कर लेना है, ये वाली दूसरे नंबर की सही जोड़ी। ठीक है, ये जो दी गई है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सूत्र तो लगते ही हैं और ये इनके आंसर ये दिए गए हैं। ठीक है ना। फिर सही जोड़ी में प्यारे विद्यार्थी ये वाली सही जोड़ी आपको करना है। ये पहला, दूसरा, तीसरा यहाँ दिए हैं, आगे इसके आगे क्वेश्चन है, ये है चौथा, पाँचवा, और यहाँ पर इनके ये आंसर दिए गए हैं। इस अध्याय से सही जोड़ी ही आती है। फिर तीसरी सही जोड़ी, ये तीसरी सही जोड़ी ये आपको देख लेना है। ठीक है, इनके आंसर यहाँ पर ये दिए गए हैं, ये आंसर दिए गए हैं। यानी 5 नंबर की सही जोड़ी तो यहाँ से बन ही जाती है, ऐसा हुआ है हमेशा। एक शब्द एक वाक्य में भी कुछ क्वेश्चन बन रहे थे, तो चौथा और पाँचवा इनके आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए, इनको देखना है। और एक शब्द एक वाक्य में ये 7वां 8वां भी देख लीजिएगा, इनका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 अंक के क्वेश्चन, इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो हमने बताया। यहाँ पर 2 अंक के हिसाब से, 2 या 3 अंक के हिसाब से आप ये पहला और दूसरा दोनों देख सकते हैं। पहला भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी, पहला और दूसरा दोनों देख सकते हैं। ठीक है, फिर एक छोटा सा क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन है, इसको आपको कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये 14वां क्वेश्चन cos स्क्वायर x का समाकलन करने के लिए। ठीक है, ये दिया गया है, इसको कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखना है आपको 16वां क्वेश्चन ये, और 16 के बाद फिर 18वां देख लेना है, ये वाला 18वां क्वेश्चन।
ठीक है, यहाँ तक ये 18वां क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये 23वां क्वेश्चन आपको करना है। 23वां क्वेश्चन यहाँ तक इसका आंसर आ गया। बड़े क्वेश्चनों में यहाँ पर आपको देख लेना है, ये वाला क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन आपको कर लेना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन, 5वें का बी है ना, कई बार ए और बी करके आ जाता है, तो ये वाला 5वां क्वेश्चन। फिर बड़े क्वेश्चन में यह 8वां कर लीजिएगा, हो सकता 4 नंबर में अगर आना हुआ तो ये आ सकता है ये। फिर इसके बाद इसका ये 9वां भी देख लेना है, इसमें आंशिक भिन्नों में विभक्त करना पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ तक है पूरा, यहाँ तक है। ठीक है, इसको कर लेना है। फिर यहाँ 14वें नंबर का क्वेश्चन है ना, ये यहाँ तक है, इसका आंसर पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर ये 7वें नंबर का क्वेश्चन देखना है। दीर्घोत्तरी में ही यहाँ पर ये 30 नंबर का क्वेश्चन देखना है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक इसका ये हल है। ठीक है, फिर समाकलन में ये आपको 5वां कर लेना है। ठीक है, इस टाइप से है पूरा क्वेश्चन, यहाँ तक इसका आंसर आ रहा है। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये 8वां क्वेश्चन भी देखना है, ये वाला 8वां क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, ये पूरा यहाँ से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, आगे है, इसके आगे यहाँ तक जा कर के यहाँ से शुरू हुआ और आगे नेक्स्ट जो है, और यहाँ जा कर के एंड हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, यहाँ ये 9वां क्वेश्चन भी देखना है। यद्यपि ये बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, पर यदि 5 अंक में आए यहाँ से तो ये पूरा आपको एक अच्छा क्वेश्चन कहलाएगा। तो ये पूरा यहाँ तक दिख रहा है और आगे भी है, ये यहाँ तक का भी है, और इसके आगे भी आपको और करना होगा क्योंकि u का मान लौटाना होगा आपको इसमें। यहाँ तक ये जा कर के यहाँ पर एंड हुआ है, तो बड़ा क्वेश्चन है, आएगा तो 5 पे आएगा अगर इतना बड़ा आना हुआ तो। इसके बाद यहाँ पर 15वां क्वेश्चन कर लेना है, और 15वां के बाद ये 16वां क्वेश्चन है, ये 16वां क्वेश्चन ये, और इसके आगे 16वां क्वेश्चन का शेष भाग यहाँ पर जा कर के एंड हो रहा है। तो इस प्रकार समाकलन हो गया। अब देखते हैं अध्याय 7 का सेकेंड भाग, यानी 7b। निश्चित समाकलन है इसमें प्रायः छोटे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, इसमें 3 या 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें देखते सबसे पहले ये दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, ये सिद्ध कीजिए कि ये लिमिट दी गई है π/6 π/3 है ना, dx1 प्लस √10x बराबर π/4। इसको सिद्ध करना है। ये यहाँ तक हुआ, और इसके आगे नेक्स्ट पेज पर, इसके आगे यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर लिमिट का प्रयोग, सूत्र ये वाला जो प्रगुण है इसका प्रयोग करके यहाँ ये कर दिया गया। इस प्रकार से ये मतलब ये I1 पहले था और I पहले था, अब फिर यहाँ पर समीकरण नंबर 2 ये बन गया है ना, और समीकरण 1 और 2 को जोड़ करके इस प्रकार से फंक्शन प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर जा कर के देखेंगे तो ये 2 यहाँ बटे में पक्षांतर कर देंगे तो फाइनली I का मान इतना आ जाएगा। बहुत ईजी होते प्रगुण से सिद्ध करना। तो यहाँ तक हुआ। ठीक है, लगभग सेम इसी प्रकार से ये वाला किया गया है ना, इसमें भी प्रगुण लगा हुआ है। तो ये चौथा प्रश्न देखिएगा, यहाँ तक है, इसके आगे नेक्स्ट पेज पर। फिर इसके बाद यहाँ से देखिएगा ये पूरा, और यहाँ जा कर के ये पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद 5वां क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, ये भी प्रगुण पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन सरल होते हैं, आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, ये आपसे बनते होंगे वैसे। और यदि कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर अवकलन समाकलन कठिन समझते विद्यार्थी, पर उतनी कठिन होती नहीं है। इसका जा कर के फाइनली ये I = π/4 यहाँ तक आ गया। ठीक है ना। फिर यहाँ 7वां क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पूरा प्रगुण पर आधारित है, इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कई बार देखा गया इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा ये दिख रहा है, इसके बाद ये जा कर के यहाँ ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी अध्याय में फिर देखना है आपको ये 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन ये पूरा दिख रहा होगा, और ये जा कर के यहाँ तक इसका ये आंसर हो गया। 10वां के बाद ये 11वां भी देख लेना है ना, लगभग वैसे सेम है, एक ही प्रकार से करना है। 11वां क्वेश्चन हो गया, ये समीकरण 1 बना था और यहाँ पर ये जा कर के समीकरण नंबर 2 बन गया। 1 और 2 को जोड़ने पर ये स्टेप आ गई। आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर 2i बराबर आ गया, 2 का पक्षांतर किया, I का मान इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। 12वां क्वेश्चन यद्यपि थोड़ी सा बड़ा दिख रहा है ना, पर उतना कठिन नहीं है
है ना। कई बार थोड़ी सी कुछ बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये यहाँ तक जा कर के यहाँ आकर के इसका आंसर पूरा हुआ, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये 14वें नंबर का ये वाला क्वेश्चन देखना है आपको, है ना। यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर जा कर के इसी पेज पर इसका ये आंसर उत्तर आ गया, आई का मान आ गया, ठीक है ना। ये इस प्रगुण पर आधारित है, ठीक है ना। अध्याय 8 देखते हैं हम, समाकलन के अनुप्रयोग, है ना। समाकलन के अनुप्रयोग, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कुछ देखे गए हैं, तो इसमें आपको पहला ऑब्जेक्टिव देख लेना है, दूसरा देख लेना है, पहला और दूसरा, है ना। और अगर इस टाइप से आ रहा है तो ये तो आपसे इजीली बन जाएंगे। और फिर यहाँ पर जाकर के इसमें छठवां ऑब्जेक्टिव देख लेना है, ठीक है, छठवां, और इनके आंसर यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इस अध्याय में क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला देख लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना समाकलन विधि से, ठीक है। तो अब वैसे यहाँ पर त्रिज्या ये कितनी है, ए है, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, पर लेकिन आपको सीधा सीधा नहीं लिखना, समाकलन विधि से हल करना है इस टाइप से। तो ये इसका आंसर हुआ, यहाँ तक करना है। इसी प्रकार दीर्घवृत्त का आता है, मैं बता रहा हूँ कौन सा, ये देखिए दीर्घवृत्त का इस टाइप के 2022 में भी क्वेश्चन आया था, है ना। पहले अपन को ये चित्र बना करके फिर इसकी लिमिट निकालना पड़ता है, फलन की कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से a तक लिमिट हो गई इसकी, है ना, y की। तो इस प्रकार से इसका समाकलन करेंगे और इसका आंसर यहाँ पर ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी तरीके से ये भी कर लीजिएगा, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी रहेंगी, है ना, इस टाइप से, और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन विधि से करना है। थोड़ी सा ये अलग टाइप से है इनकी तुलना में, लेकिन है सरल है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा ये कहाँ तक है इस पेज पर, यहाँ पर आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से इस प्रश्न का चित्र बनाना पड़ेगा, तभी ना आपको लिमिट समझ में आएंगी हर फलन की। तो यहाँ पर ऐसा हल करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ तक करेंगे, ठीक है ना। 8 वर्ग इकाई। तो इस अध्याय से इतने ही। अब देखते हैं अध्याय 9, अवकल समीकरण। तो यहाँ सही विकल्प कभी कभी तो कुछ समझ में आता है, लेकिन अक्सर करके बदले हुए नज़र आ रहे थे, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताया हूँ। उसमें 3 ऑब्जेक्टिव आप कर लीजिएगा। पहला ये दिख रहा है, इसका आंसर 3, घात वगैरह पे ज़्यादा आता है, घात और कोटि पे, है ना। फिर यहाँ पर ये देखिएगा 4थे नंबर का क्वेश्चन कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद ये 6वें नंबर का क्वेश्चन, इनसे आंसर पे टिक लगा हुआ है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, है ना। IF यहाँ पर पूछा है, इसका समाकलन गुणांक IF कितना होगा, तो ये तो सूत्र ही होता है ना। तो यहाँ इसका हो गया तीसरा। रिक्त स्थान में ही 7वां 8वां भी आपको देख लेना है ना। इनके आंसर हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर सत्य असत्य में भी यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 6वां 7वां दोनों कथन सही हैं, है ना। इतना हो गया यहाँ पर। अति लघु उत्तरी में 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा तीसरा देख लीजिएगा, इनके आंसर यहाँ पर हमने ये लिख दिए हैं। फिर यदि 2 अंक की क्वेश्चन की बात करूँ तो ये वाला क्वेश्चन आपको देख लेना है, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, छोटा सा है। फिर इसका ये छोटे क्वेश्चन में ही अवकल समीकरण इसका हल करने के लिए, है ना। तो यहाँ तक इसका आंसर है, 2 लाइन का 3 लाइन का। इस प्रकार से प्रश्न देखे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इनको। अब कुछ बड़े प्रश्न पे चलते हैं। तो इस टाइप से अवकल समीकरण दिया है और इसको हल करने के लिए, तो ये है इसका यहाँ तक है। और यहाँ इस जो सूत्र लगे हुए साइड पर लिखा हुआ, आगे इसके आगे भी है, इसके आगे यहाँ पर देखिएगा, बस ये 1-2 लाइन बची हुई हैं, ये इसका यहाँ पर जाकर के आंसर आ गया। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लेना है, दूसरा क्वेश्चन अवकल समीकरण इसको हल करने के लिए, तो यहाँ पर जाकर के इसका ये आंसर आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये परीक्षा बोध है, इसमें आंसर बहुत अच्छे दिए रहते हैं, इसलिए मैं इससे बता रहा हूँ। और प्रश्न के उत्तर के अलावा प्रश्न भी अच्छे दिए हैं इसमें, है ना। तो इससे आपको तैयारी करने में आसानी जाएगी। फिर प्रश्न 5वां देखना है आपको। प्रश्न 5वां ये बड़े दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन के हिसाब से है, तो यहाँ तक हुआ और यहाँ पर इसका ये आंसर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टेप लगभग विद्यार्थियों की समझने योग्य लिखी रहती है, इसलिए इससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीखने में भी आसानी जाएगी। इसलिए मैं परीक्षा बोर्ड से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इसमें लिखा रहता है। अब देखते हैं ये प्रश्न 7वां, है ना। अवकल समीकरण को हल करना, छोटा सा है, तो ये 7वां भी देख लीजिएगा। 7वां के बाद ये 9वां क्वेश्चन, है ना, यहाँ तक इसका आंसर हो गया। फिर इसका ये 11वां प्रश्न देख लेना है, ये अवकल समीकरण ये वाला, और इसका आंसर ये दिख रहा है, इसमें ये पूरा यहाँ पर जा कर के ये पूरा आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ तक कर लेना है। फिर ये 14वां क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर ये पूरा हल है, और ये पूरा आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी बनेंगे, ऐसे सवाल देखने से नहीं बनते हैं।
20वां प्रश्न, इसका हल करना, ये 2019 में आया था, ये अवकल समीकरण को हल करने के लिए। तो ये y का मान निकल करके आ गया, यहाँ पर ये अभिष्ट हल है। तो इतना करना है। प्यारे विद्यार्थी, सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं। हम कहेंगे कि यदि आप इतने प्रश्न कर रहे हैं तो आपके पेपर में जो रिवीजन करके जाने का होता है तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। प्राय इसमें से अक्सर करके प्रश्न आ ही जाते हैं, और यदि बदल करके भी आए तो अगर आप समझ करके करेंगे तो वो प्रश्न भी आपसे बनने लगेंगे। फिर यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक है, और इसमें एक ये प्रश्न भी हमको कई सेटों में देखने को मिला था, पर इस परीक्षा बोर्ड में नहीं था, इसलिए हमने लिख दिया। इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न है ना। अब देखते हैं अध्याय 10 सदिश बीजगणित, है ना, वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें भाई वस्तुनिष्ठ का तो कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी कहीं से बना लेता है, बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर भी कुछ हमने चिन्हित किए हैं, ये देखिएगा, इसमें 5वां, इसका देख लीजिएगा। और फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने में या प्रक्षेप पर मतलब ज़्यादा पूछा जाता है। ए की दिशा में एकांक सदिश, या ए का बी पर प्रक्षेप, बी का ए पर प्रक्षेप, ये 8वां 9वां इस टाइप से, है ना। अब यहाँ पर रिक्त स्थान में देख लीजिएगा 13वां 14वां और 15वां, यहाँ पर इनके आंसर हमने लिख दिए हैं। ठीक है ना। फिर सत्य असत्य में भी देखना है आपको। इसमें सत्य असत्य में भी ये आपको दिख रहा होगा, टिक लगे हैं, पहला 6वां, फिर इसमें 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां, कौन सत्य है कौन असत्य, इस टाइप से हमने टिक भी लगा दिया, और यहाँ इनके आंसर भी हैं। एक बार आप अवश्य चेक कर लीजिएगा। एक शब्द एक वाक्य में देखें तो दूसरा, चौथा और ये 7वां, तो इनके आंसर वैसे यहाँ लिखे हुए हैं, और भी देखना चाहें तो सभी के आंसर ये है। आप देखते हैं 2 अंक के हिसाब से प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, है ना, ये, और इसका आंसर ये लिखा हुआ है। इसमें क्या पूछा गया है कि एक वेक्टर दिया है, इसके अंदर से एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई, परिमाण पहले से फिक्स कर दिए, सरल है, देख लीजिएगा। फिर देखना आपको चौथा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन ये वाला, और इसी में ये 5वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन ये छोटे छोटे, ठीक है ना, यहाँ तक। ठीक है, फिर छोटे क्वेश्चन में ही ये 9वां क्वेश्चन आपको देख लेना है, 9वां क्वेश्चन। और फिर यहाँ पर ये 13वां प्रश्न, है ना, ये इसका आंसर यहाँ पर जा कर के पूरा हुआ। ठीक है, यहाँ ये 14वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। इसमें ये दिया है a + b का मॉड बराबर a - b का मॉड। अगर ऐसा हो तो सिद्ध कीजिए कि a और b लंबवत है। लंबवत कब होंगे, जब a.b = 0, अदिश गुणनफल 0 होता है तब। तो यहाँ तक आपको करना है इसको। ठीक है, फिर इसके बाद ये 19वां क्वेश्चन कर लेना है, ये 19वां क्वेश्चन, है ना। अब फिर इसके बाद फिर 21वां क्वेश्चन भी आप देखिएगा, ये 21वां क्वेश्चन यहाँ। अब इसका हल नेक्स्ट पेज पर है, शेष हल उसका ये था, है ना, छोटा ही है। फिर 22वां क्वेश्चन देख लेना है, ये इसका पूरा हल यहाँ दिया है। ठीक है ना, ये वाला, ये 22वां क्वेश्चन ये। फिर उसके बाद 31वां क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ये है ना, ए सदिश दिया है, तो ए का सदिश बी पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। ये बहुत सरल है, सूत्र पर आधारित क्वेश्चन, ये सूत्र लगाइएगा, उत्तर आएगा। ठीक है, फिर कुछ बड़े क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 32वां क्वेश्चन है, तो ये 3 नंबर के हिसाब से है, इसको देख लीजिएगा। आया तो यहाँ से ये इसका आंसर यहाँ पर जा कर के पूरा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन है ना, इसमें केंद्रक का मतलब केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक जी है, तो ये सिद्ध करने के लिए GA + GB + GC = 0 कई बार देखा गया है, पहले तो बहुत आता था ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो ये यहाँ तक आपको ये करना है। ठीक है ना। फिर प्रश्न चौथा, सदिश विधि सिद्ध कीजिए त्रिभुज की मध्यिकाएं संगामी होती हैं, है ना। केंद्रक का स्थिति सदिश आप याद है तो उस हिसाब से बिल्कुल फटाक से कर सकते हैं ना। केंद्रक 2:1 में विभाजित करता है मध्यिका को, तो इस प्रकार से इसका ये हल है पूरा, यहाँ तक हो गया। ठीक है ना। अब 7वां क्वेश्चन, जिसका आंसर यहाँ पर ये है, इसको देखना है। फिर ये 12वां क्वेश्चन देख लेना है आपको, है ना। वैसे इस टाइप से हमने पहले बता दिया प्रक्षेप वाला। 13वां भी देख लीजिएगा, इसमें सदिश को समतलीय सिद्ध करने के लिए होता है, सीधा सीधे सूत्र, सदिश समतलीय होंगे यदि, है ना, ABC = 0, तो इस टाइप से आपको सारणिक की मदद से जमा कर देना। बहुत सरल है, छोटा क्वेश्चन है। अब थोड़ी ये वाला सवाल देखते हैं, A और B के बीच का कोण थीटा हो तो ऐसा सिद्ध करने के लिए। इसमें वैसे कॉस थीटा वाला भी सवाल आया करता है, यहाँ cos θ/2 है ना, कितना 1/2 A + B रहता है उसमें, है ना, वो भी देख सकते हैं। इसमें दिखा नहीं मेरे को, ये वाला देख लीजिएगा। फिर इसमें यहाँ पर देखने 17वां का A, है ना, 17वां का A, ये वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर ये है। ठीक है ना, ये पूरा यहाँ तक है, ये हो गया, यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक ये
ये यहाँ तक, ठीक है ना। इसके बाद फिर यहाँ पर ये 18वां क्वेश्चन है ना, ये सिद्ध करना है सदिश विधि से। ये लिखा सदिश विधि, त्रिकोणमिति में आपने किया होगा लेकिन वैसा नहीं करना, सदिश विधि से करना है, ठीक है। 18वां और ये 19वां क्वेश्चन, 18वां 19वां दोनों आपको देख लेना है, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 22वां क्वेश्चन को देख लेना है ना। 22वां क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजा दी गई है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक क्रॉस बी निकालिए, फिर उसका मोड करना पड़ेगा। इसका शेष आंसर आगे ये है और यहाँ पर जाकर के समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है ये। फिर इसका ये 23वां क्वेश्चन भी आपको करना है ना। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए कहा गया है इसमें सदिश विधि से एक प्रकार से, 23वां क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर जाकर के ये पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये यही सिद्ध करना था यहाँ तक। 24वां प्रश्न ये है, इसको भी आपको देख लेना है। फिर 26वां प्रश्न है ना, इसमें ये सिद्ध करने के लिए, जीरो सिद्ध करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ तक है, आगे नेक्स्ट पेज पर है। 26वां का शेष ये था, ठीक है ये। अब फिर इसका ये 27वां भी देख लेना है। ये थोड़ी सा यद्यपि हल्का सा बड़ा लेकिन सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको देख लेना है। यहाँ पर ये कीजिएगा इतना। देखते हैं अब ये 30वां सवाल है ना, इसमें क्या ज्ञात करना है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर कार्य अदिश राशि होती है ना, उस हिसाब से यहाँ पर किया गया, विस्थापन निकाला, फिर कार्य का ये सूत्र लगा दिया और डॉट गुणा करके ये आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसका 31वां भी देख लीजिएगा, 31वां ये है ना, जीरो सिद्ध करना है, तो यहाँ तक है। इसके आगे ये नेक्स्ट यहाँ तक है, मतलब पूरा यहाँ पर आकर के सिद्ध होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 33 है ना, 33वां क्वेश्चन आपको देखना है, ये वाला, और इसका नेक्स्ट पेज पर है आगे, ये चल रहा पूरा। ये क्वेश्चन बड़ा दीर्घ उत्तरी में है, यदि आएगा तो ये 5 अंक के हिसाब से आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, ये पूरा चल रहा है और यहाँ पर जाकर के पूरा हुआ, ठीक है। ये यहाँ तक है आंसर उत्तर। अब देखते हैं अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति। तो इसमें सूत्र बहुत है ना, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा सूत्रों को। इसमें देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना में 6वां 7वां इनके आंसर लिखे हुए हैं, है ना। यहाँ एक्स वाई जेड अक्ष की दिक्कोज्या, तो एक्स अक्ष की ये, वाई अक्ष की ये, जेड अक्ष की ये लिखी हुई है। फिर इसमें सत्य असत्य में ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो कि असत्य है। इसमें बड़े क्वेश्चन में चलते हैं 2 नंबर 3 नंबर में, तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको देख लेना है, तीसरा क्वेश्चन। फिर यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन देख लेना है, ये सिद्ध करने के लिए है इस टाइप से। और फिर इसके बाद ये 7वां क्वेश्चन, ये 2022 में भी आया था 7वां क्वेश्चन, ठीक है। छोटा है, सरल है एकदम, ये करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, 8वां क्वेश्चन है ना, तो कोण ज्ञात करने के लिए है। इसके बाद फिर आगे हैं ये 11वां क्वेश्चन भी, इसमें 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, तो अभिष्ट कोण इतना निकल करके आ जाता है। या फिर यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन, यहाँ पर प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो अभिष्ट प्रतिबंध ये निकल करके आता है। फिर 2 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, तो ये इसका आंसर ये यहाँ पर आ गया। फिर इसका 14वां भी कर लीजिएगा, ये लिखा है एक्स वाई जेड अक्षों की दिक् कोज्या दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए, जो पहले हमने बताया था। तो यहाँ पर आपको एक कारण सहित में, अगर 2 नंबर में आया था, थोड़ी सा 3 नंबर में, तो इस टाइप से आपको स्टेप जमा करके करनी होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 16वां क्वेश्चन, ठीक है, जिसका आंसर यहाँ तक हो गया। इसमें भी दिक् अनुपात दिया, दिक् कोज्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन, थोड़ी ये बड़ा है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। तो एक रेखा पर एक बिंदु ज्ञात कर लेते हैं पहले, फिर वहाँ से लंबिक दूरी निकाल ली जाती है, ठीक है। तो ये पूरा इसका ये हल है, ये यहाँ तक इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसी में तीसरा क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, इसमें कार्तीय विधि से पूछा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक, इतना करना है। फिर 2 रेखाओं के बीच की दूरी, अगर रेखा इस टाइप में दी गई है तो इसमें क्या न्यूनतम दूरी पूछा है, न्यूनतम दूरी, तो यहाँ तक इसके आगे नेक्स्ट पेज पर है। ये आप ये सूत्र लगाएंगे, फार्मूला ये वाला, और ये आंसर प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। फिर इसका ये 7वां देख लीजिएगा, इसमें पूछा है कि सिद्ध कीजिए रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद बिंदु को भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ तक ये पूरा ही चल रहा है, ये यहाँ तक है, ठीक है। दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध करना था, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। फिर इसके बाद इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ये प्राप्त हो गए।
यानी इसको यहाँ तक कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक पूरा हो जाएगा ये। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है ना, घन के 4 विकर्ण के साथ जो कोण बनाती है रेखा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, फिर ये सिद्ध करने के लिए कहा गया है इस टाइप से। ये तो आपको ये इतना पूरा करना है, आगे भी इसमें इतना ये है, फिर नेक्स्ट पेज पर है, फिर यहाँ पर इसके आगे ये है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ जा कर के सिद्ध हो गया, ठीक है। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी याद करने के लिए देखो ये इस टाइप से वही है एक प्रकार, जब अगर वो सवाल बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा। देख लीजिएगा, इसका आंसर ये है, कई बार आया इसलिए हमने इसको टिक कर दिया है ना, तो इसको भी देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, इसके आगे नेक्स्ट पेज पर है। यहाँ पर शेष प्रश्न का उत्तर यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अब यहाँ पर ये इस टाइप से समीकरण दिया हुआ है, मतलब एक इसमें से आने की ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए इस टाइप के सवालों का अभ्यास अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। ये यहाँ तक है, हो गया ये यहाँ तक, फिर इस सूत्र पर यहाँ पर मान भर देंगे यहाँ पर, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये 14वें नंबर का सवाल लिखना है, घन के विकर्णों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए। तो इस टाइप से ये बना करके बढ़िया निर्देशांक लिख करके आपको करना है। यहाँ तक ये हुआ, यहाँ तक ये मतलब इस पेज पर यहाँ तक हुआ। अब आगे देखते हैं, ये दिक्कोज्या निकल आए थे, फिर कॉस थीटा का सूत्र लगा करके थीटा का मान आ गया। तो ये मतलब इस अध्याय में इतना ही। अब देखते हैं अध्याय 12 रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा का आंसर ये आ जाएगा, है ना। फिर इसमें रिक्त स्थान ज़्यादा आया करते, रिक्त स्थान में इसके सभी देख लीजिएगा, क्योंकि इससे मतलब परिभाषाएं बनती हैं, 1 नंबर वाले प्रश्न भी कवर हो जाते हैं। इनके आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसके सभी रिक्त स्थान देख लेना है। फिर इसमें दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न देखना है। इस टाइप से प्रतिबंध दिए गए तो अधिकतम मान ज्ञात करना है। इस टाइप से डायग्राम बनेगा आपका, आगे है, आगे कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। पहले सारणी बनाएंगे दोनों समीकरणों के लिए, और फिर इस टाइप से इसके शीर्ष उद्देश्य फलन अलग अलग पॉइंट के लिए बिंदुवार निकालेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ी सा समझना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसी अध्याय में चौथा क्वेश्चन देख लेना है आपको, है ना। ये प्रतिबंध दिए गए हैं, व्यवरोध, है ना। अब इसके हिसाब से इसमें अधिकतम मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ भी आपको सारणी बनानी पड़ेगी समीकरण के लिए, और फिर उनके अनुसार मतलब यहाँ तक इतना ये करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पेज पर है, जब शीर्ष ज्ञात हो जाएंगे तो इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, और इसके आप पॉइंट लिख दीजिएगा, हर बिंदु के निर्देशांक, इनके निर्देशांक लिख दिए, है ना। तो और फिर अधिकतम मान इसका निकालना पड़ेगा। यहाँ तक है 120 आया ना अधिकतम मान ए बिंदु पर। फिर इसका ये पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेना है। 2022 में आया था, इतना यहाँ पर है। आगे नेक्स्ट पेज पर मतलब यहाँ देखते तो ये इसका मतलब डायग्राम हो गया, बिंदु पॉइंट हो गए, और इसका न्यूनतम मान पूछा गया था, तो न्यूनतम मान ये निकल आया, आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर इसी अध्याय से ये 8वां क्वेश्चन को देख लेना, 2023 में आया था, है ना। यहाँ पर इसका अधिकतमीकरण करना है, तो ये निकल करके आ गया जेड का मान, ठीक है ना। तो इतने सवाल का आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए इनको, और उदाहरण के सवाल भी देख सकते हैं। पिछले साल के पेपर्स देखेंगे तो उससे भी मदद मिलेगी, ठीक है ना। अब देखते हैं विद्यार्थी अध्याय 13 प्रायिकता, है ना। तो प्रायिकता में तो आपने वैसे 10th में पढ़ी, प्रायिकता बहुत सरल होती है। 10th की प्रायिकता अच्छे से पहले पढ़ लें, फिर 12th की प्रायिकता पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिक अगर भूल गए होंगे तो इसमें वस्तुनिष्ठ बहुत बनते हैं अलग अलग प्रकार से, कुछ तो बहुत ही सरल होते हैं। इसमें हमने टिक लगाए। 6वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना, 6वां क्वेश्चन। और फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने में इसमें तीसरा और चौथा, और जिनके की आंसर हमने यहाँ पर ये लिख भी दिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर देखना सत्य में 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, और ये देख लीजिएगा यहाँ पर हमने चिन्हित कर दिया कौन सही कौन गलत है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे वीडियो बनाने बहुत समय बहुत टाइम लगता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, यथासंभव मैं समय निकाल करके उत्तर देता हूँ हर प्रश्न की आपके। यहाँ पर देखिए सत्य में 6वां और 7वां आपको कर लेना है। फिर यहाँ कुछ 2 नंबर के हिसाब से देखें तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ये कर लेना है ना। और 12th फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हो उसमें आंकिक क्वेश्चनों की भी 2 वीडियो बनाए गए हैं,
और 2 वीडियो मतलब 2-2 नंबर की प्रश्नों के लिए अलग वीडियो है और 1-1 अंक वाले के लिए अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो बना दी। आप देखिए तो पूरी प्लेलिस्ट पर आपको 12th फिजिक्स के और 12th केमिस्ट्री का भी एक वीडियो बना हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आप ही के लिए समर्पित चैनल है प्यारे विद्यार्थियों, जो संभव होता है मदद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10वां क्वेश्चन देखें। 10वां क्वेश्चन इसमें यहाँ पर इबारती क्वेश्चन कहलाते, बहुत सरल छोटा सा है, तो यहाँ इसका आंसर आ गया। फिर ये तीसरा क्वेश्चन कायदे अनुसार ये आपने 10th में सिद्ध किया है, वैसा ही प्रश्न है, वही वाला प्रश्न एक प्रकार से। फिर इसका ये चौथा प्रश्न भी सिद्ध करने के लिए इसमें जो दिया है मान ज्ञात करने के लिए, इसमें ये चौथा भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक है ये। फिर यहाँ पर देखना ये 5वां क्वेश्चन दिया है, ये आपने एक प्रकार से 10th में भी इस टाइप से देखे थे सवाल, थोड़ी सा इसमें संचय का प्रयोग किया गया है, यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये 5वां हो गया। फिर ये 7वां क्वेश्चन देख लेना है। 7वां क्वेश्चन ये आंसर है इसका 7वें का। फिर इसी में ये 8वां क्वेश्चन भी देख लेना है, ये है ना, ये आंसर हो गया। कितने सरल सरल क्वेश्चन है। फिर इसमें ये 23वां क्वेश्चन आपको कर लेना है, 2019 में भी आया था ये वाला क्वेश्चन, इसका इस यहाँ पर दिया गया है। और फिर प्यारे विद्यार्थियों, चूँकि क्वेश्चन आपको ज़्यादा इसलिए लग रहे होंगे 12th मैथ्स है, 12th मैथ्स में आप 2 4 6 8 प्रश्न थोड़ी ना करके जा पाएंगे, है ना, इससे भी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं तो एक आपके लिए गाइड देने के लिए, निर्देश देने के लिए, निर्देशन देने के लिए कि कैसे पढ़ना, कैसे प्रश्न आते हैं, वो बताने का प्रयास किया है, जिससे आप घबराएं नहीं। इतना आप पढ़ेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, सीख जाएंगे। सीख करके पढ़ें, गणित सीख करके ही पढ़ी जाती है, रटी नहीं जाती है ना। प्रश्नों को समझें फिर हल करें, तो आप चिंता न करें, मैथ्स का पेपर सरल आता है, सिर्फ आपको अभ्यास की ज़रूरत है, ठीक है। इसका 25वां क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, ये वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद यहाँ पर ये 26वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस प्रकार से हमने एक ही वीडियो में आपकी पूरी मैथ्स की पूरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करने का प्रयास किए। वीडियो बड़ा ज़रूर है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, इसलिए अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। आगे भी आपको उपयोगी वीडियो मिलते रहें, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और जो भी प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं विद्यार्थी बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।